नमस्कार साथियों। राजनीति भी बहुत गजब का चीज है। इस भारत देश की गरीबी भी सत्ता का हथियार बन जाए, इस भारत देश की रईसी भी सत्ता का हथियार बन जाए, इस देश के भीतर असमानताएं भी सत्ता का हथियार बन जाए, इस देश के मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, बेरोजगार युवा हो, अगर सब कोई सत्ता का हथियार अगर बन करके चुनाव के समय वोट पाने लगे तो फिर इस देश में क्या होगा? होगा तो कुछ नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 करोड़ वोटर अगर वोट डालने पहुंचेंगे तो उसमें से करीब करीब 90 करोड़ वोटर जो होंगे वो वर्तमान राजनीतिक सत्ता को ही वोट करेंगे। आप कहेंगे ये बहुत असंभव सी बात है, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता है। तो अगर ऐसा संभव नहीं है तो भारत देश के भीतर जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के कोई भी सवाल आप कहीं सुनते क्यों नहीं? इस भारत देश के भीतर जो वर्तमान का मौजूदा हालात है उन हालातों को लेकर के कोई आपके सामने सवाल कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया में या फिर किसी विपक्ष के नेताओं के जरिए क्या उभर करके सामने आता है? किसी भी शक्ल में, किसी भी रूप में आप यकीन कीजिए कोई भी ये कह सकता है कि ये बहुत फालतू की बात है, बहुत बेकार की बात है, ये कोई मुद्दा है नहीं और देश चकाचौंध में समा गया है, इंतजार कर लीजिए हम विकसित हो जाएंगे। ये कहने में कोई हर्ज ही नहीं है कि अगर 90 करोड़ वोट अगर अगले लोकसभा चुनाव में सरकार को मिल जाएगी तो फिर कोई मुद्दा बचा ही नहीं। जिस मुद्दे के आश्रय भारत देश में राजनीतिक तौर पर कोई रेखाएं कोई बना पाए, 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी सत्ता में आई तो बहुमत के साथ तो उस टाइम कितने वोट मिले हुए थे? बीजेपी को 17 करोड़ 16 लाख के आसपास वोट मिले थे। टोटल वोट 83 करोड़ थे। 2019 में करीब करीब उसमें 5 करोड़ 74 लाख वोट का और बढ़ोतरी हो गया और भारत देश में उस समय 91 करोड़ वोटर थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले, बीजेपी को मिले 22 करोड़ 90 लाख यानी 23 करोड़ के आसपास। लेकिन उस समय में बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे। 2014 के चुनाव में तो कांग्रेस की सत्ता के समय की तमाम घपले घोटाले सामने थे और लगातार नारों के शक्ल में लोगों के मन में चलते चला गया और बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आ गई। 2019 में क्या था? उस समय में भी लोगों के मन में नोटबंदी थी, उस समय लोगों के जहन में जीएसटी था जिसको गब्बर सिंह टैक्स के तौर पे राजनीतिक दलों ने उसको उछाला या फिर कहे कांग्रेस ने इसको उछाला। उस समय में एक बात और याद कीजिए, राफेल घोटाले को लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे थे, कितने कमीशन उसमें लिया गया, कई और भी मुद्दे थे। लेकिन उन मुद्दे के बावजूद भी करीब करीब 5.5 करोड़ वोट भाजपा को फिर मिला। लेकिन अब तो कोई मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि अब कोई मुद्दा नहीं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के भीतर और उसके बाद की परिस्थितियों में अगर प्रधानमंत्री गरीबी के हक में खड़े हैं, उनका कहना है जो गरीब है वही उनके लिए वीआईपी है, इस देश का रईस है, इस देश के नीतियों के आश्रय वीआईपी है, इस देश के कॉर्पोरेट सरकार के पॉलिसी के तहत उनका वीआईपी है और इस देश के गरीब भी वर्तमान सत्ता के लिए भी वीआईपी है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहते हैं जब वो गरीबों के सेवा के लिए ही निकल पड़े और जब गरीब अगर कह रहा हो वाह वाह, तो आज जरा इस भारत देश के भीतर जितनी भी योजनाएं हैं उन सारी योजनाओं को एक एक लाइन को जरा अगर सरकारी फाइलों के जरिए अगर समझिएगा तो आप यह समझ पाएंगे कि वाकई 100 करोड़ वोटरों में से करीब करीब 90 करोड़ वोट तो बीजेपी के हक में ही पड़ेंगे। अगर ये बहुत दूरगामी है कि क्योंकि 300 सीट 400 सीट या फिर 500 सीट, इसका कोई भी मतलब होता ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले को लेकर के कोई भी सवाल नहीं और सामने वाला का कोई सवाल नहीं। तो फिर इन सारे परिस्थितियों में जो सरकारी दफ्तरों में जो फाइल है, सरकारी योजनाओं जो फाइल है उसमें किसको कितना लाभ मिला, आज जरा इसको समझना चाहिए। फिर आपको ये पता चलेगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 100 करोड़ वोटरों में से 90 करोड़ वोटर तो बीजेपी के हक में ही है। अगर आपको लगता है कि अच्छे दिन आपके नहीं आएंगे और बीते 10 सालों से अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे दिन अब तो आ चुके हैं। उसका एक नजारा आप देखिएगा, गरीबों के बीच, भारत देश के मुफलिसों के बीच प्रधानमंत्री गरीबों की सेवा करते हुए जब खुद नजर आए और बोले कि इसका मतलब बहुत साफ है कि अच्छे दिन तो आ गए हैं, तो आप इस चीज को समझिए और देखिए प्रधानमंत्री जी का लोगों से संवाद बनाते हुए क्या कहते हैं। तक बंद है
को कोई नहीं पूछता है, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। मोदी पूछता ही है ऐसा नहीं, मोदी पूजता भी है। मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए वीआईपी है। देश की हर माता, बहन, बेटी मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर किसान मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर युवा मेरे लिए वीआईपी है। मेरे परिवारजनों, देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि मोदी की कुछ भी तो इन्होंने गलत नहीं कहा पीएम मोदी ने। इससे पहले किस प्रधानमंत्री में इतना हिम्मत था या फिर इतना ताकत था कि उनके पास इतना बड़ा बजट था कि भारत देश के 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में वो 5-5 किलो अनाज दे सके? क्या इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा सोचा भी होगा? बिल्कुल नहीं सोचा। क्या इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने यह सोचा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भारत देश के 11 करोड़ 80 लाख किसानों के खातों में हर साल डायरेक्ट 6,000 रुपए पहुंच जाए? और अब तक करीब करीब 2,60,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री दे चुके हैं। इससे पहले किसने सोचा? और इसी पूरी लिस्ट में मुद्रा योजना, इस देश के बेरोजगारों के बीच पैसा बांटने की परिस्थिति, क्या इससे पहले किसी ने कल्पना तक किया होगा कि भारत देश के 44 करोड़ 55 लाख युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को इस देश में सरकार ने कर्ज नहीं दिया बल्कि मुद्रा योजना के तहत मदद दे डाली? और 2015 से जो रकम शुरुआत होती है वो 25 करोड़ 54 लाख रुपए की स्थिति में आ जाते हैं। यानी 25 लाख करोड़ से ज्यादा की जो रकम है मुद्रा योजना के भीतर भारत देश के 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिल चुका है, दी जा चुका है। इतनी बड़ी तादाद में जब पैसा बांटा जा रहा है, दिया जा रहा है, जब सब पैसा जब लोगों तक पहुंच रहा है, तो फिर बेरोजगारी मायने रखती ही कहां है? साल दर साल सरकार के अगर आंकड़ों को आप समझते चले जाइएगा तो आप हैरान हो जाइएगा। उसका औसत निकालिएगा तो हर साल करीब करीब 4 करोड़ लोगों को पैसा दिया गया और वह पैसा करीब करीब 3 से 4 लाख करोड़ के बीच का बांटा गया है। इसके बावजूद भी आप बेरोजगारी का अगर जिक्र करेंगे, अब तो आपके पास पैसा है, आप दूसरों को रोजगार दे पाने की स्थिति में हैं, तो फिर कैसी बेरोजगारी? और जिस बात का जिक्र किसानों को लेकर के जिक्र कर रहे हैं, सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, यानी सम्मान निधि सरकार दे रही है। पीएम मोदी बटन दबा करके आपके खातों तक पैसा पहुंचा रहे हैं और आपके जहन में कोई सवाल इसको लेकर के कोई हो सकता कि आपके पास पैसा नहीं, आपकी इनकम नहीं बढ़ी और किसानों की इनकम दोगुनी नहीं हुई? ये सारे सवाल बेकार के। सरकार के लिए यही तो बड़ी हथियार है और इसी के आसरे इस देश में सत्ता चलती है। यानी आप हाल ही में फरवरी के महीने में विश्वकर्मा सम्मान योजना की शुरुआत की। उस योजना के तहत सरकार खुद कह रही है कि उसके पास करीब करीब 27 लाख आवेदन आ चुके हैं। 27 लाख 4,000 कुछ उसके आसपास आवेदन आ चुके हैं। मिनिस्ट्री उसके ऊपर बैठी हुई चुप है। उस पर 24,339 आवेदन की स्वीकृति मिली है। लेकिन 27 लाख का मतलब होता है कि भारत देश के भीतर अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों के अंदर से इतने बड़े तादाद में अगर हुनरमंद मजदूरों को पैसा मिलेगा 10,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक, फिर मुश्किल क्या है? और गरीब मजदूरों को 3 लाख रुपए का लोन सरकार दे रही है इसी विश्वकर्मा योजना के तहत, तो फिर मुश्किल क्या है? अगर मुश्किल नहीं तो जरा आप सोच लीजिए घर का। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस रूप में अगर कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सैंक्शन किया गया उसमें 1,18,63,000 घर सैंक्शन है, जो मिल चुका है वो 1,13,43,000 घर मिल चुके हैं, और इस बीच जो बन गए हैं उनकी संख्या करीब 78,27,000। इतने बड़े तादाद में लोगों के पास पक्का घर मिल चुका है, तो ये वोट कहां जाएगा? घर मिल गया, किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपये सालाना आ गया, जो गरीब है उनके पास अनाज मिल गया, और उनको क्या चाहिए? लिस्ट तो पूरी तैयार है और इस भारत देश के भीतर कोई समुदाय अब बचेगा नहीं जब इसको पूरे बताना शुरू करेंगे कि कमोबेश हर किसी के लिए सरकार ने पैसा रख रखा।
वो पैसा सीधे बैंक में पहुंचे, आपके पास पहुंचे, आपको राहत और रियायत दिया जाए। आप कहेंगे उज्ज्वला योजना, जी बिल्कुल, सरकार खुद कहती है कि 9,59,00,000 लोगों को जो बीपीएल के नीचे, उनको जो फ्री में गैस सिलेंडर इस दौर में दिया गया, जो सोच नहीं सकते थे, कोयले के भीतर, लकड़ी के भीतर, पत्तों के भीतर रहते थे। तो फिर ये वोट कहां पड़ेगा? ये वोट सरकार के ही पास पहुंचेगा। अगर इसको सारे को जोड़ते जाइएगा तो स्वास्थ्य बीमा योजना भी ऐड कर दीजिए, उसमें करीब करीब 30,000 लोग हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में 30,000 रुपए उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको फायदा हो चुका है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, वो तो एक अलग मसला है। उसके दायरे में इस देश के भीतर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग आ चुके हैं। सरकार के हिसाब से अभी 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के जरिए और मिनिस्ट्री के जरिए जब ये डाटा निकालिएगा तो 2.5 करोड़ से पार कर चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तो छोड़ दीजिए, जो 81 करोड़ लोगों के पास 5 करोड़ अनाज पहुंचा देगी। अगर इस योजनाओं को अगर शुरुआत कीजिएगा तो वोटर में इसको अगर बदलना चाहिएगा तो इसको इस रूप में आप समझ लीजिए कि जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके दायरे में 20 से 25 करोड़ वोटर आ जाएंगे। बाकी की उम्र 18 से कम के हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो वोटरों की तादाद पहुंचती है वो करीब करीब 5 करोड़ से ज्यादा की हो। उज्ज्वला योजना के तहत आपको बताए ही, अब जाहिर है जिस घर परिवार में जो 2 होंगे तो कम से कम उनका आप समझ लीजिए, उस लिहाज से आप ये समझिएगा तो 18 करोड़ लोग लगभग उसका लाभ उठा रहे हैं। किसान सम्मान निधि योजना जो 11 करोड़, मुद्रा योजना के दर 44 करोड़ लोगों का बात किया युवा को। आप इनको सबको अगर इकट्ठा कीजिएगा, जोड़िएगा तो ये 90 करोड़ वोटर जो है उस सरकार को वोट क्यों नहीं देंगे? अगर वो वोट दे रहे हैं उसके बाद भी आपके मन में कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे हैं तो फिर उन सवालों के जवाब इस रूप में आप खोजिए कि इससे पहले किसान खुश कहां थे, मजदूर अपनी मजदूरी को लेकर के कितना परेशान रहते थे, मनरेगा के भीतर उनको काम तक नहीं मिल पाता था, महिलाएं घर से निकलती थी, काम नहीं, घर के भीतर है तो किचन में अनाज कहां से ला पाए, इसको लेकर के परेशानी के सबब में होती थी। और तो और इस भारत देश के बैंक, इस देश के संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन सब तो लाइन पे आ गए। कल तक जिक्र होता था कि बैंक एनपीए में डूब रहा है, अब तो आप जिक्र कर दीजिए कि बैंकों के पास डिविडेंड यानी मुनाफा जो है वो लगातार बढ़ता चला गया। सरकार ने जो माफ किया वो तो सबको कर दिया, सब्सिडी दी तो सबको दी। सरकार ने तो समाजवादी दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है। उसके मन में ये सवाल कहां पर है कि किसको घर मिल रहा है तो किस जाति किस धर्म का से आता है। सरकार के मन में ये सवाल तो है नहीं। जिसको गरीब कल्याण में अनाज दिया जा रहा है वो किस जाति धर्म का व्यक्ति है। सरकार के मन में तो कॉर्पोरेट और रईसों को लेकर के भी ये सवाल क्यों आए कि वो रईस है और कॉर्पोरेट है, वो तो भारत देश के नागरिक है, उनको उसका हक दिया जाएगा, जो गरीब है उसका हक मिलेगा। ये सारे समाजवादी दृष्टिकोण एक दृष्टि से ही भारत देश की इकोनॉमी ही नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक पूरी अवस्था को ही एक ऐसे राजनीतिक जमीन पर तैयार कर देता है जिसमें सबके लिए बराबरी की परिस्थिति होती। आप उन परिस्थितियों को भूल जाइए जहां पर कुछ सवाल होते थे कि कमोबेश हर विशेष तबके और हर सामान्य तबके को लेकर के सरकार ने योजनाओं की गठरी जिस हिसाब से खोल दी है, वो आप उसके दायरे में अगर नहीं आते हैं तो फिर बताइए, तो फिर लिख डालिए कि हम भी इस दायरे में आना चाहते हैं। या फिर ठेला लगाने वाला हो, चाहे कोई गरीबी रेखा के नीचे हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे काम की खोज में निकला हुआ कोई व्हाइट कॉलर, सबके लिए तो कुछ ना कुछ योजना है। किसी को एमएसएमई में लाभ मिल रहा है, कोई बैंक से लोन ले सकता है। फिर सारे सवाल क्यों कि भारत देश के भीतर में वर्तमान सरकार को लेकर के कौन सवाल करे? कोई भी सवाल खड़ा ना करे, क्योंकि योजनाओं की पूरी परिस्थिति को समझिए। आपके पास पैसा है, मुद्रा योजना से पैसा मिला, फिर भी पैसा चाहिए तो एक स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ, उसका जो सीड फंड होता है वो हम आपको देंगे, ये पीएम मोदी की तरफ से, उसके जरिए करोड़ों लोगों का लाभ है। इस भारत देश में अन्नदाता जो संरक्षण अभियान है प्रधानमंत्री के नाम के साथ जुड़ा हुआ, उसके भीतर इस देश के करीब करीब 1.25 करोड़ लोग आते हैं। जो निर्यात एक्सपोर्ट करने के लिए जो ऋण विकास योजना बनी, सहकार मित्र योजना बनी, प्रधानमंत्री वंदना योजना बनी, और इतना ही नहीं, उसको आगे समझिएगा तो अलग अलग एरियाओं में अब मछली पालन से जोड़िए, मुर्गी पालन से जोड़िए, मत्स्य संपदा योजना भी उसमें भी बन चला, सोलर चरखा मिशन भी क्रिएट हुआ।
जो भारत देश के भीतर समर्थ योजना वो लोगों को समर्थ बनाने की दृष्टि से आगे बढ़ रही है, उसके दायरे में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जो सरकार प्रज्ञा पहल होती है उसके भीतर भी इस देश के 50 लाख लोग से ज्यादा आते हैं। जो कुसुम योजना है उसके भीतर भी करीब करीब 70 लाख से ज्यादा लोग पाते हैं। जो इस देश के भीतर में नई रोशनी योजना है उसके भीतर भी कितने परिवार आते हैं। उसके बाद अगर आप ये समझिए कि राष्ट्रीय पोषण मिशन भी तो शुरुआत हुई, सबको अनाज जो दे रहे हैं उसके अलावे पोषण योजना भी है जो इससे पहले मिड डे मील के नाम से जानी जाती थी, उसको आप भूल जाइए। इसको देखिए और समझिए, हर किसी के लिए ना कुछ है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन धन ये भी इस देश के लोगों के लिए ही है। उसकी तादाद में भी इस देश के हजारों हजार की संख्या में परिवार आते हैं। अटल पेंशन, वो भी पेंशन के जरिए बुजुर्गों को, वरिष्ठ नागरिकों की राहत, ये कौन देता था इस रूप में? इससे पहले कोई भी नहीं देता था, तो ये भी दिया जा रहा है। भारत देश में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इस देश में उदय योजना, स्टार्टअप योजना, एकीकृत बागवानी विकास मिशन और यहाँ तक SHG किशोरियों के लिए भी योजनाएं। कोई भी तबका किसी भी अति पे देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी नहीं बचेगा इस दायरे में। मिशन कर्मयोगी जो प्रोत्साहन योजना है वो भी दायरे में आता है। अब बचा कहां है? यहां तक जो लेखक होते हैं वो इस दौर में क्या लिखा जा रहा, नहीं लिखा जा रहा, उसको भी आप भूलिए। उस पर सोचना शुरू कीजिए कि युवा लेखकों के लिए युवा योजना तैयार सरकार ने ही कर दिया। जो शहर शहर घूम करके गांव-गांव आप घूमते हैं, इससे पहले किस सरकार के मन में आया कि शहरों को स्मार्ट बनाना चाहिए, गांव को स्मार्ट बनाना चाहिए? योजनाएं हो तो इस रूप में मौजूद हो जो हर तबके को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ती चले, और सरकार उसके लिए योजनाएं के तहत एक मद का पैसा निकाले और साल दर साल उसको आगे बढ़ाते जाए। इस समय में एक सवाल मत कीजिए कि एक और योजना आप शुरू किए थे लाल किले के प्राचीर से, जहां सांसदों को कहते आप गांव को गोद लीजिए, वो संसद आदर्श ग्राम योजना थी, उसका क्या हुआ? सांसदों ने कितने गांव को बेहतरीन बनाया, क्या इसकी जानकारी नहीं है? बनारस के भीतर प्रधानमंत्री ने जिस गांव को खुद गोद लिया, वहां जाकर के आप देख लीजिए। अगर वहां नहीं पहुंच सकते तो दिल्ली से बहुत दूर नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का घर, जो अगर वहां जाकर के आप देखिए, वहां पर अंधेरा था, कल तक पानी नहीं था, मुश्किल हालात में थे, आप चकाचौंध वहां पर। कहने की ही तो जरूरत है, बताने की ही तो जरूरत है, क्या बताने और जताने की जरूरत है? उसके बाद भी अगर सवाल कुछ रहना चाहिए क्या? ये सवाल इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि चुनाव के मद्देनजर भारत देश में सफलता और असफलता का जो पैमाना होता है वो देखा जाता है। जब आप सफलता और असफलता के रूप में नारे लगाते हैं, उन नारों का असर जो लोगों के ऊपर अगर होता है, और इस समय में लगातार अगर सूचना प्रदान करने के लिए पत्रकार का योगदान, अगर सरकार द्वारा दी जा रही लाभार्थी योजना उसको अगर सुबह से शाम तक जो चलाने दिखाने की परिस्थितियां जो सामने होती है, उसमें आप अगले दिन मान ही नहीं पाएंगे कि आपको लाभ नहीं हुआ। आप बोल ही नहीं सकते कि आपके अच्छे दिन नहीं आए। ऐसी स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि हर योजना के साथ अगर ये तमाम चीजें अगर जुड़े हैं तो इस सरकारी फाइलों के भीतर में अगर आप देखिएगा तो भारत देश के एक एक योजनाओं को अगर आप समेटते जाइएगा और उसके बराबर अगर वोटरों को अगर गिनते जाइएगा तो 90 करोड़ के करीब लोगों की सरकार के तमाम योजनाएं पहुंच चुकी है, 90 करोड़ लोगों तक। ऐलान तो हो गया, पहुंचा नहीं पहुंचा ये सवाल नहीं है, ऐलान हो गया, पहुंच चुका इस बात का। तो ऐलान बाकायदा देश का मुख्य धारा का पत्रकार कर रहा है, सरकार की तरफ से PIB जो होता है, प्रेस रिलीज जो जारी होता है, वो भी जानकारी दे रहा है। सरकार के अपने तमाम मिनिस्ट्री की जानकारी होती है, उसके प्रचार के जरिए जो भारत देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रचार के ऊपर है, जिसके पोस्टर अलग अलग जगहों पे चिपकाया जाता है, उनकी जितनी बड़ी तादाद में भारत देश में सड़कों पर नजर आते हैं, उसके भीतर आपके मन में कोई भी असफलता का भाव उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए, नकारात्मक दृष्टिकोण होना नहीं चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव वे में आगे परखिए और समझने की प्रयास कीजिए कि इतनी बड़ी योजनाएं, इतनी सारी योजनाएं, वो डिजिटल भारत हो या फिर ग्रामीण भारत के भीतर का डिजिटलीकरण का स्थिति है, वो स्मार्ट सिटी का परिस्थिति हो, फिर गांव ग्रामीण परिस्थितियों के भीतर उसके स्मार्ट बनने की सोच हो। किसी भी स्तर पर शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, बैंक को लेकर के, भारत देश के संस्थाओं को लेकर के
कोई भी सवाल उठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे सवालों का जवाब तो अपने आप में सरकार की योजनाएं बाखूबी कहती है, बताती है। अगर आप 5 किलो मुफ्त अनाज जो देश में बांटा जा रहा है, अगर उसको एक पल के लिए आपको हटा देते हैं, तो सीधे सीधे कहे तो सरकार की योजनाएं जो पहुंचती है वो करीब करीब 35-40 करोड़ के बीच रह जाती है। उसके बाद जो उपरोक्त तौर पे जो इनको लाभ मिल रहा है उनकी संख्या पहुंचती है 20 से 25 करोड़ के आसपास। अगर इन सबको आप इकट्ठा कर दीजिएगा तो भारत देश के भीतर जो वोटर होते हैं वो 90 करोड़ के ऊपर आकर के अटक जाते हैं। इसीलिए सवाल है कि 2014 में 83 करोड़ में से 17 करोड़ 16 लाख वोट बीजेपी को मिल गया था। 2019 में 91 करोड़ वोटरों में से 22 करोड़ 90 लाख के करीब वोट बीजेपी को मिले। अब ये वोट बढ़ करके करीब 100 करोड़ पार हो जाएंगे, जो कि इलेक्शन कमीशन मार्च के महीने में बताएगा। सेंसस नहीं हुआ इस समय में, कितनी गरीबी है भारत देश के भीतर, राज्य में कितनी, कोई जानकारी नहीं है, सेंसस नहीं हुआ है। लेकिन एक परिस्थिति देख लीजिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के भीतर कि जो बिहार में करीब करीब 3.5 करोड़ वोटर जो है सीधे सीधे सरकार की योजनाओं के लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर इनकी संख्या करीब करीब 9 करोड़ के पास पहुंचते हैं। महाराष्ट्र राज्य के भीतर इनकी संख्या करीब करीब 4 करोड़ 25 लाख के आसपास। इन सारे वोटरों के जरिए, इन से लाभार्थी के जरिए सरकार के हक में अगर ये वोट ना डाले, ऐसा संभव हो नहीं सकता। तो फिर आप कहेंगे कि 2024 का मतलब क्या होता है? तो कुछ भी नहीं। एक रिकॉर्ड बनने की स्थिति में देश आगे बढ़ रहा है, और जिसमें पहली बार मौजूदा राजनीतिक सत्ता के पक्ष में इतने वोट होंगे कि आप इसको गिनते रह जाएंगे। देखते रहिए। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।